नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रही हूँ अच्छे होंगे। जल्दी से सारे बच्चे लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे। प्रगति, रविंद्र, टुनटुन, सत्यम, रोशन, रंजन, सोनम, रिम्पी, मोहित, संजीव, उत्तम, रवि, नीलू, रंजीत, अमित, अंशु, ज्योति, विनोद सिंह चौहान, जीपी राज जी, सुमन मीना, उसके बाद सुमन देवी, राहुल मीना, जीतू कुमार, राज, अन्नू, अभिषेक, पूजा, टिंकू, प्रिंस, दीपू, काजल, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, सत श्री अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? जल्दी से लाइव आ जाइए, सेशन के साथ जुड़ जाइए ताकि मैं क्लास को स्टार्ट कर सकूं और बेटा जी आपको आगे की कहानी बता सकूं। कल मैं आपको बता रही थी कि बटुकेश्वर दत्त जी ने और आपके भगत सिंह जी ने क्या फेंका था। तो मैम केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था और मैंने आपको बताया था कि इसके लिए इनको अरेस्ट किया गया और इन पे मुकदमा चलाया गया था। और मैंने आपको कल ये भी बताया था कि जो बम कांड था, है ना, मैं इस चीज को लिख भी देती हूं ताकि आप लोगों को ये चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर रहे कि बच्चे जो आपका असेंबली बम कांड था, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, कि आपका जो असेंबली बम कांड था इसमें आपके बम कांड, इसमें क्या किया गया? तो मैम इसमें भगत सिंह जी और बटुकेश्वर दत्त जी को, ठीक है, और मैम बटुकेश्वर दत्त जी को क्या किया गया था बेटा? गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार किया गया और इन पर मुकदमा चलाया गया, गिरफ्तार किया गया और मुकदमा चलाया गया और मुकदमा चलाया गया। लेकिन आपको मैं एक और बात बता दूं बेटा कि इस केस में इन्हें फांसी की सजा नहीं हुई थी, इस केस में इन्हें आजीवन कारावास हुआ था, मुकदमा चलाया गया। और बच्चे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो सजा इनको हुई वो किसकी हुई? आजीवन कारावास हुआ था, यानी लाइफ टाइम आपको जेल में रहना होगा। यहाँ पे इनको ये सजा मिली थी। लेकिन मैम हमने तो इतिहास में पढ़ा है कि भगत सिंह जी को फांसी हुई थी, हमने तो ये पढ़ा है कि भगत सिंह जी को फांसी की सजा हुई थी, तो बच्चे बम कांड में नहीं हुई थी। अब जब ये वाला केस इनके ऊपर चल रहा था तो इसमें आजीवन कारावास केवल किसको मिला? तो वो मिला था बटुकेश्वर दत्त जी को, इसके लिए आजीवन कारावास इनको मिला। तो भगत सिंह जी को क्यों नहीं मिला? क्योंकि भगत सिंह जी का एक केस, जब इस केस की सुनवाई चल रही थी, ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा, मैंने आपको बताया था कि भगत सिंह जी जब असेंबली बम कांड के लिए प्लानिंग करते हैं तो चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि आप मत जाओ। तो उन्होंने क्यों कहा था बेटा कि आप मत जाओ बल्कि मैं जाऊंगा? क्योंकि वो जानते थे कि अगर ये पकड़े गए तो आपने एक इतिहास में एक घटना पढ़ी होगी प्यारे बच्चे, जिसे आप इतिहास में जानते हैं लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से। लाहौर षड्यंत्र, ठीक है, एक मिनट, लाहौर षड्यंत्र केस आप इसको कहते हैं, लाहौर षड्यंत्र केस। इसमें क्या किया गया था? ये केस आपका किसके लिए, किस पर चलाया गया था? तो लाहौर षड्यंत्र केस में प्यारे बच्चे क्या हुआ था? 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या की गई थी, सैंडर्स की हत्या, सैंडर्स की हत्या की गई, हत्या गोली मारकर कर दी गई, गोली मारकर की गई। अब बात आती है कि भैया सैंडर्स को क्यों मारा? सैंडर्स ने क्या किया था? सैंडर्स ने कुछ नहीं किया था, सैंडर्स तो गलती से मारा गया। ये जो सैंडर्स है क्या हुआ? गलती से मारा गया, गलती से मारा गया। मारना किसको था? ध्यान से सुनना, भी लिखना मत। मारा गया किसकी जगह? तो आप कहोगे पुलिस अधीक्षक स्कॉट की जगह, पुलिस अधीक्षक स्कॉट की जगह मारा गया, पुलिस अधीक्षक स्कॉट की जगह मारा गया। मारना किसको था?
स्कॉट को, लेकिन मार किसको दिया गया मैम? सैंडर्स को। मारना था इसको। इसको क्यों मारना था? क्योंकि इससे लेनी थी लाला लाजपत राय जी की, लाला लाजपत राय जी की मृत्यु का बदला लेना था, मृत्यु का बदला लेना था। क्योंकि जब मैंने आपको साइमन कमीशन बताया था तो मैंने आपको पढ़ाया था कि लाला लाजपत राय जी की जो मृत्यु हुई थी, है ना, लाला लाजपत राय जी की जो मृत्यु हुई थी वो लाठी चार्ज की वजह से हुई थी। तो इसलिए इस स्कॉट से बदला लेना था इन लोगों को, लेकिन इन्होंने किसको गलती से मार दिया? सैंडर्स को, क्योंकि इशारा गलत व्यक्ति की तरफ चला गया। यहां पे जो व्यक्ति इशारा कर रहा था उसने गलती से जो उंगली कर दी वो किसकी तरफ? सैंडर्स की तरफ कर दी। और यहां गोली किस किसने मारी है? तो प्यारे बच्चे, गोली जो चलाई थी, ठीक है, गोली किसने चलाई? तो गोली चलाई थी, लिखिएगा, भगत सिंह जी ने। गोली चलाई थी भगत सिंह जी ने और सुखदेव जी ने। वो क्या कहते हैं, गोली चलाई थी, लिखेंगे भगत सिंह जी ने और सुखदेव जी ने, भगत सिंह जी और सुखदेव जी ने। और इनका साथ, और इनका साथ चंद्रशेखर आजाद जी, चंद्रशेखर आजाद जी और राजगुरु जी ने दिया था। आपको बताया था। तो लाला लाजपत राय जी की मृत्यु का बदला लेना था इन्हें, और इसीलिए बच्चे यहां पे क्या किया गया था? तो यहां पे मैम लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने की कोशिश की गई, लेकिन इशारा गलत व्यक्ति की तरफ चला गया और प्यारे बच्चे इसलिए सैंडर्स की हत्या हो गई। अब जब हत्या हुई तो जब आपके बमकांड में भगत सिंह जी पकड़े गए तो ये लाहौर षड्यंत्र केस भी ओपन हो गया। ये अंग्रेजी सरकार किसी भी कीमत पर भगत सिंह जी को छोड़ना नहीं चाहती थी, और ये चाहती थी अंग्रेजी सरकार कि इनको फांसी हो, तो उसने ये वाला केस ओपन कर दिया। कमेंट बॉक्स में बताना बेटा कि लाला लाजपत राय जी की मृत्यु कब हुई थी, इनकी मृत्यु कब हुई थी बच्चे, डेथ कब हुई थी इनकी, बताएं बेटा। तो असेंबली बम कांड में जो आजीवन कारावास फिर किसको मिलेगा? केवल बटुकेश्वर दत्त जी को, क्योंकि भगत सिंह जी का आजीवन कारावास लाहौर षड्यंत्र केस की वजह से फांसी में बदल जाएगा। फांसी दी जाएगी इन तीनों लोगों को, सुखदेव जी, राजगुरु जी और आपके क्या नाम है इनका, क्या कहते हैं, सुखदेव जी, राजगुरु जी और भगत सिंह जी को। चंद्रशेखर आजाद फरार हो जाएंगे, वो कभी पकड़ में ही नहीं आते। पूरी डेट बताओ बेटा क्या थी? तो पूरी डेट थी मैम यहां पर 17 नवंबर 1928। और इनकी मौत का बदला लेने के लिए ही क्या किया गया था? मारना था स्कॉट को, लेकिन मार दिया था, आप कहेंगे कि मैम गलती से सैंडर्स को। और अब इसी में आप लिखेंगे, इस स्लाइड के बाद बेटा जो आप अगली स्लाइड लिखेंगे इसी में लिखेंगे, इसी में, इसी केस में भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु जी को फांसी की सजा दी गई। सजा मतलब लिखिएगा डेथ ऑफ सेंटेंस,
डेथ ऑफ सेंटेंस इनको दिया गया। और आप अच्छे से जानते हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो केस था लाहौर षड्यंत्र केस, इनमें इनके बचाव वकील कौन थे? बचाव वकील, इनको इनके एडवोकेट तो अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली, लेकिन बचा नहीं पाए। इकतीस अक्टूबर लिखा है नोट्स में। कौन से नोट्स में लिखा है 31 अक्टूबर? राघवेंद्र जी कौन से नोट्स में? ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि इन तीनों लोगों को जो फांसी हुई थी वो कब हुई थी? तो आप कहेंगे 23 मार्च 1931 को। तो आपको समझ में आया कि इन्हें किस तरीके से यहां पे अरे कहां लिखवाया है बेटा वो तो बताओ मुझे, किस नोट्स में किस क्लास में मैंने 31 अक्टूबर लिखवाया है? आप ही से पूछ रही हूं मैं, राघवेंद्र साहू। आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे, अपनी अपनी बात कह रहे हैं। अच्छा, एक बच्चा बोल रहा है कि सजा किसने सुनाई थी? तो ये जो फांसी की सजा सुनाई थी, न्यायाधीश MS हिल्टन ने। MS हिल्टन ने, न्यायाधीश मतलब जज, ब्रिटिश जज था ये। एक मिनट, इसे MS की जगह GS करना, GS, MS नहीं GS, GS हिल्टन ने। CR दास जी बेटा, उत्तम चतुर्वेदी जी वो आपके अरविंदो घोष वाला है। GS हिल्टन ने इसको या इनको इन लोगों को यहां पर फांसी दी थी। बेटा वो विरोध करने की डेट है, जो आप 31 अक्टूबर बोल रहे हो, वो विरोध करने की डेट है जब विरोध किया गया था। मृत्यु उनकी 17 नवंबर 1928 को हुई है। 31 अक्टूबर देखो वहां पे क्या लिखा हुआ है, एक मिनट मैं ही चेक करती हूं, नहीं तो ना तुम मुझे पढ़ाने दोगे और ना तुम पढ़ोगे। ठीक है, 31 अक्टूबर क्यों लिखी हुई है वो देखो पहले। लाठी चार्ज लिखवाया हुआ है, डेथ थोड़ी लिखवाया हुआ होगा, वो मैं लाठी चार्ज के आदेश दिए होंगे जब पंजाब में विरोध हुआ होगा साइमन कमीशन का, वो लिखवाया होगा मैंने। ठीक है, अब वो कौन सी क्लास में है एक बार रुक जाइए, मैं देख लेती हूं, शांति रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मैंने लिखवाया है, देखिए यहां पर ध्यान से, ये देखिए क्लास खोल दी है मैंने।
31 अक्टूबर 1928 को लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध किया गया। विरोध बताया है मैंने। 31 अक्टूबर 1928 को विरोध हुआ था, विरोध किया गया था। ठीक है, और विरोध करने के बाद स्कॉट ने क्या किया, लाठीचार्ज के आदेश दिए। लाठीचार्ज से वो घायल हुए। घायल होने के बाद 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हुई। नेतृत्व किया था उन्होंने। ध्यान से पढ़ा करो, कुछ भी बोल देते हो कि मैम आपने यही लिखवाया है, फेवर करने लगते हो बिना पढ़े हुए। ठीक है, आगे देखिएगा बच्चे। अब यहां पे इन लोगों को फांसी की सजा हुई है, यह आप लोगों ने यहां पे देखा है। अगर मैं आपसे बात करती हूं, यहां पे इनको फांसी की सजा हुई, यहां तक कि आपने बात सुनी। अब मैं आपको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बताऊंगी भगत सिंह जी के बारे में। ठीक, अब देखिए यहां पर देखो बच्चे, यहां पर क्या लिखा है। लिखा है कि भगत सिंह जी की जो समाधि स्थल है वो पंजाब में था। ठीक है, अब भगत सिंह जी के साथ में एक व्यक्ति का नाम आप पढ़ेंगे, जतिन दास जी। ये जतिन दास जी कौन थे? तो ये कहा जाता है कि जो बम्ब कांड हुआ था, बम्ब कांड, ठीक है, कहां पर? दिल्ली में। दिल्ली में किस किसने किया था? अभी अभी मैंने बताया है, मैम भगत सिंह जी ने किया था, और मैम बटुकेश्वर दत्त जी ने किया था। तो इन दो लोगों ने मैम किया था, जिसमें बटुकेश्वर दत्त जी को आजीवन कारावास हुआ था और लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह जी को फांसी हुई थी। अब ये जो जतिन दास जी हैं, इनको भी इस केस में पकड़ा गया था, बम कांड के अंदर। क्यों पकड़ा गया था? क्योंकि ये कहा जाता है कि जो बम बनाया गया था वो जतिन दास जी के नेतृत्व में ही बनाया गया था। तो इनको अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन जतिन दास जी के खिलाफ पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिल पाए थे। और जतिन दास जी ने क्या किया कि जब जतिन दास जी बॉस्ट्रेल जेल में थे तो उन्होंने प्यारे बच्चे भूख हड़ताल की थी। और भूख हड़ताल का कारण क्या था? तो कारण था इनका ये ऑब्जेक्शन था, क्रांतिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। क्रांतिकारियों के साथ होने वाला दुर्व्यवहार, क्रांतिकारियों के साथ होने वाला दुर्व्यवहार इनके भूख हड़ताल का कारण था। इन्होंने कहा था कि भाई आप इस तरीके से हमारे साथ मिसबिहेव, दुर्व्यवहार को कहते हैं मिसबिहेव, आप नहीं कर सकते हो, आप हमारे साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकते हो। और इसके खिलाफ इन्होंने क्या किया? भूख हड़ताल शुरू कर दी। और कहा जाता है कि 63 दिन तक ना इन्होंने कुछ खाया और ना कुछ पिया, और इनकी मौत हो गई। और कहीं कहीं बेटा आपको ये 64 दिन भी लिखा हुआ मिल जाएगा, कहीं कहीं। तो 64 या 63 में से एक ही ऑप्शन में होगा। तो आप क्या कहोगे कि मैम इन्होंने भूख हड़ताल के कारण, क्योंकि आपके जो क्रांतिकारी थे उनके साथ जो दुर्व्यवहार होता था उसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई, इसके लिए इन्होंने हंगर स्ट्राइक की, और हंगर स्ट्राइक के कारण इनकी डेथ हो गई थी। यह भी आपको ध्यान रखना है। जतिन दास जी का संबंध भगत सिंह जी से था कि इन्होंने जो बम फेंका था वो जतिन दास जी के नेतृत्व में ही बनाया गया था, लेकिन पुलिस को इनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले थे। ठीक है रंजय कुमार जी, सही आप बता दीजिए, सही क्या है? 1 मिनट रुकना बेटा, नोट करना है यहां तक। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है बच्चे। क्लियर है? अब आप देखिए यहां पर आगे देखिएगा प्यारे बच्चे, एक और बात मैं आपको बताती हूं। यहां पर अब देखिए भगत सिंह जी की मौत से पहले कुछ घटनाएं घटी हैं, उनको फांसी देने से पहले कैसी कैसी घटनाएं आपकी हैं वो भी मैं आपको बताती हूं। आज आपको बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगी। देखिए आगे प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे बात करती हूं यहां पे, तो 4 अक्टूबर 1930 में ट्रिब्यूनल पत्र में लिखा था, ट्रिब्यूनल पत्र में लिखा कि मैं स्वयं चाहता हूं कि मुझे सजा हो। किसने लिखा है बच्चे? ये भगत सिंह जी ने। ट्रिब्यूनल पत्र में इन्होंने लिखा कि मैं चाहता हूं कि मुझे सजा हो।
आई माई सेल्फ वॉन्ट टू बी पनिश्ड, मुझे सजा होनी चाहिए, मैं ये चाहता हूं। ठीक है, आगे देखिए प्यारे बच्चे। ठीक, आगे देखना बच्चे। यहां पे इन्होंने कहा, अब देखो, बटुकेश्वर दत्त जी को आजीवन कारावास हुआ था, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं, आजीवन कारावास हुआ था। आगे देखिएगा, मदन मोहन मालवीय जी ने भगत सिंह जी की सजा को आजीवन कारावास में बदलने के लिए पत्र लिखे थे। इन्होंने कहा कि भगत सिंह जी को फांसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, भगत सिंह जी को फांसी नहीं होनी चाहिए, किसने कहा? मदन मोहन मालवीय जी ने कई सारे लेटर्स लिखे कि इनकी सजा को आजीवन कारावास में बदला जाए। तो ये भी बेटा आपसे पूछा जा सकता है। तो भगत सिंह जी को जो फांसी की सजा हुई वो किस केस में हुई? आजीवन कारावास हुआ था, लेकिन फांसी में कैसे बदला आपको बताया। इन्होंने लिखा कि मैं चाहता हूं कि मुझे सजा हो। और बटुकेश्वर दत्त जी को किस केस में आजीवन कारावास हुआ? बम कांड में। और मदन मोहन मालवीय जी ने भगत सिंह जी के फेवर में कई सारे क्या किए थे? बहुत सारे पत्र लिखे थे बेटे, और पत्र लिखकर कहा था कि उनकी फांसी की सजा को क्या कर देना चाहिए, आपको आजीवन कारावास में बदल जो है उसको चेंज कर देना चाहिए। लेकिन बात नहीं मानी गई। ठीक है, आगे देखिएगा बेटा, आगे यहां पर देखिए भगत सिंह जी के द्वारा कुछ किताबें लिखी गई हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। पहले ये वाली स्लाइड होगी बेटा, देखिएगा। भगत सिंह जी द्वारा लिखी गई पुस्तकें आपकी आत्मकथा को इंग्लिश में कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। स्वाधीनता की लड़ाई में पंजाब का पहला उभार, द डोर टू डेथ, आइडियल ऑफ सोशलिज्म, मैं नास्तिक क्यों हूं लेख, ये सब किसने लिखा है? आप कहेंगे कि ये सब भगत सिंह जी ने लिखा है। ये सब लिखने वाले कौन थे? भगत सिंह जी। इन्होंने क्या क्या लिखा है? स्वाधीनता की लड़ाई में पंजाब का पहला उभार, दूसरा द डोर टू डेथ, तीसरा आइडियल ऑफ सोशलिज्म, और चौथा मैं नास्तिक क्यों हूं। ये सब किसने लिखा है? ये लिखने वाले हैं आपके भगत सिंह जी। और भगत सिंह जी को प्यारे बच्चे जब फांसी की सजा हुई है, उससे पहले जब कोर्ट की हियरिंग्स होती थी, तो मैं आपको ये बता दूं, आपको सुनकर बड़ी हैरानी होगी कि ये कहा जाता है कि वो जब भी कोर्ट में सुनवाई के लिए आते थे, उन पर जेल के अंदर इतने अत्याचार किए जाते थे, बहुत पिटाई उनकी होती थी, बहुत ज्यादा उनको मारा जाता था, उनके जख्मों पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा नमक रगड़ा जाता था उन्हें टॉर्चर करने के लिए। और लेकिन यह कहा जाता है कि वो जब भी कोर्ट में आते थे तो हमेशा उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट रहती थी, कभी भी वो मुस्कुराहट उनके चेहरे से नहीं जाती थी। चंद्रशेखर आजाद जी ने प्रयास किया कि भगत सिंह जी को जेल से भगाया जा सके, उन्होंने प्लानिंग भी करी, लेकिन ब्रिटिश सरकार को पता चल गया और ब्रिटिश सरकार ने उस दिन कोर्ट में हियरिंग ही नहीं होने दी। तो काफी प्रयास किया चंद्रशेखर आजाद जी ने। जब गांधी और इरविन के बीच समझौता होने जा रहा था, तो गांधी जी और इरविन के समझौते के पहले ही जवाहरलाल नेहरू जी से चंद्रशेखर आजाद जी मिले और उन्होंने कहा कि आप गांधी जी से कहिए कि भगत सिंह जी को और सुखदेव जी और राजगुरु जी को बचाया जा सके। उन्होंने रिक्वेस्ट की, और यह कहा जाता है, देखिए इसलिए बीच में क्या आ गया, 17 फरवरी 1931 को गांधी जी और इरविन की मुलाकात हुई, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। लेकिन इस समझौते में मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि गांधी जी ने उतनी गहराई से उस बात को नहीं रखा कि इन्हें फांसी से बचाया जा सके, प्रेशर ही नहीं दिया, कुछ इतिहासकारों का कहना है। लेकिन कुछ का कहना है गांधी जी कहते तब भी ब्रिटिश सरकार उन्हें छोड़ने वाली नहीं थी, क्योंकि इरविन को पहले ही ऑर्डर्स मिल चुके थे कि आप इस बात के लिए सहमत नहीं होंगे। और यह भी कहा जाता है कि जब भगत सिंह जी को फांसी होने वाली थी, तो उन्हें फांसी होनी थी 24 मार्च को, लेकिन 23 मार्च को ही फांसी दे दी गई। क्यों मैम, ऐसा क्यों हुआ?
ऐसा क्यों हुआ? तो ये कहा जाता है कि आपकी जब उनकी फांसी की सजा डिक्लेयर थी तो जनता ने 23 मार्च को ही उस जेल के बाहर इकट्ठा होना शुरू कर दिया था। तो ब्रिटिश सरकार को यह डर था कि अगर हमने आज फांसी नहीं दी तो इन्हें, अगर हम 24 को फांसी देते हैं तो हो सकता है कि बड़ी संख्या में लोग यहां पे इकट्ठे हो जाएं और यहां पे जो है इनको भगा कर ले जाएं। भारी संख्या जब रहेगी तो कितना रोकेगी ब्रिटिश सरकार? तो 23 को ही फांसी दे दी गई थी और इस चीज की जानकारी भगत सिंह जी को मिल गई थी। भगत सिंह जी को बता दिया गया था। किसने बताया था वो भी मैं बताऊंगी। और यह भी कहा जाता है कि जब इन्हें फांसी की सजा हुई उसके बाद एक दिन इनकी माता और इनके पिताजी जब इनसे मिलने आए थे तो इनकी माता और इनके पिताजी दोनों ही रो रहे थे। तो भगत सिंह जी ने यह कहा कि भाई आप क्यों रो रही हैं? तो इनकी माता ने यह कहा कि मैं इसलिए नहीं रो रही हूं कि तुम मरने वाले हो, मैं इसलिए रो रही हूं कि तुम जैसे और बच्चे मैंने क्यों पैदा नहीं किए, क्यों तुम जैसा और वीर पुत्र मेरी कोख से पैदा नहीं हुआ। सोच के देखिए बेटा उन मां बाप पर क्या बीती होगी। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है कि आपका देश जो आज आजाद होकर बैठा है उसके लिए कई लोगों ने बलिदान दिए हैं। तो ये भगत सिंह जी थे। मैम राजगुरु जी और सुखदेव जी को बेटा लाहौर षड्यंत्र केस में ही फांसी हुई थी। अभिषेक, अभी तो बताया मैंने। ठीक है, आगे देखिए, देखिए यहां पे क्या लिखा है। इनके दादाजी का नाम अर्जुन सिंह जी था। इनकी फांसी की तारीख 24 मार्च 1931 थी। ये थी इनकी फांसी की सजा। लेकिन कब दे दी गई? 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। क्यों दे दी गई? क्योंकि लोगों ने बड़ी संख्या में इकट्ठा होना शुरू कर दिया था और डर था ब्रिटिश सरकार को कि लोग यहां पे जेल तोड़ सकते हैं और इन्हें भगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है बेटा। मैंने रुलाया नहीं आपको, मैंने तो वो सच्चाई बताई है जो आपको पता होनी चाहिए। मोपला विद्रोह, जिसे आप किसान विद्रोह के नाम से इतिहास में पढ़ते हैं, उसकी भी एक अलग लेवल की सच्चाई है। ठीक है, बिल्कुल सही लिख रहे हैं बच्चे, लिख रहे हैं सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ठीक है, तो आपके भारत देश की जो आजादी है वो ऐसे ही नहीं मिली। ठीक, आगे देखिएगा बच्चे, इन्हें फांसी दे दी गई। अब इनको किसने इन्फॉर्म किया था कि भाई आपको फांसी 24 को नहीं बल्कि 23 को ही हो जाएगी? तो देखिए क्या लिखा है। चतर सिंह जी, कोठरी नंबर 14 में भगत सिंह जी को सूचना दी गई कि आपको फांसी एक दिन पहले यानी आज 23 मार्च को होगी। मतलब उस जो एक दिन बाद होनी थी फांसी वो एक दिन पहले हो जाएगी। ये बात पता चलने के बाद भी भगत सिंह जी ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब ये कहा जाता है कि इन्होंने कभी भी अपने दुख को प्रकट नहीं किया। ये थे आपके बेटा भगत सिंह जी, ये थे आपके भगत सिंह जी। हां जी, इंकलाब जिंदाबाद। ठीक है, अब हम बाकी लोगों के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे राजगुरु जी, जिनको इन्हीं के साथ फांसी दी गई थी। देखिएगा यहां पर क्या लिखा है। इनका जन्म प्यारे बच्चे 24 अगस्त 1908 को पुणे में हुआ था और हुसैनपुर में इनका दाह संस्कार हुआ था। इनकी शहीदी भी 23 मार्च 1931, मैं उधर लिख देती हूं डेट, 23 मार्च 1931 को ही हुई थी। और बेटा आप ध्यान रखेंगे, आप ध्यान रखेंगे कि ये आपके
राजगुरु जी, भगत सिंह जी, सुखदेव जी, चंद्रशेखर आजाद जी, सबके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी। मैम गांधी जी अगर चाहते तो भगत सिंह जी को बचा लेते। बेटा इतिहासकारों के अपने अपने मत हैं इस विषय में। हम नहीं जानते कि उस समय की क्या सच्चाई रही होगी, क्या बातें रही होंगी, क्या गांधी जी ने नहीं प्रयास किया होगा या किया होगा तो वह सफल रहे होंगे। अलग अलग यहां पर लोगों ने अपने विचार बताए हैं। और गांधी जी ने अपनी किताब में बिल्कुल अलग बात लिखी है। यह भी कहा उन्होंने कि मैं चाहता तब भी उनको नहीं बचा पाता, क्योंकि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। हिंसा जहां होती थी उसके खिलाफ होते थे वो। जैसे बहुत सारी चीजें इन्होंने की है। आगे देखिए प्यारे बच्चे, आगे देखिए। इनके पिताजी का नाम हरि नारायण जी था, माता का नाम पार्वती बाई था, और आपको पता है कि HSRA के सक्रिय सदस्य थे। और इनका छदम नाम को इंग्लिश में कहते हैं निकनेम, यानी घर का नाम रघुनाथ था। चलो बेटा जल्दी से लिखो यहां तक ताकि मैं आगे बढ़ूं फिर। मैम नाथूराम गोडसे कौन थे? बेटा नाथूराम गोडसे वो व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी जी को मारा था। बताऊंगी। हिमांशु इतना कॉपी पेस्ट मत करिए बेटा। ठीक है आगे चले बच्चे। आगे देखिए यहां पर फिर आते हैं आपके सुखदेव जी। इनका पूरा नाम सुखदेव थापर जी है। इनका जन्म 15 मई 1907 को हुआ है। इनकी शहीदी 23 मार्च 1931। इनके पिताजी रामलाल, माता का नाम रल्ली देवी जी, और लाहौर नेशनल कॉलेज में भगत सिंह जी के साथ पढ़े थे। लाहौर में नेशनल कॉलेज में भगत सिंह जी के साथ में पढ़े थे। HSRA का मतलब बताइए रंजय कुमार जी, कल की क्लास देखिए। ठीक है उसके बाद देखिएगा HSRA में पंजाब समिति की कमान संभाली थी, मतलब ये भी HSRA के सदस्य थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये किसके बारे में है? सुखदेव थापर जी। इनकी भी शहीदी उसी दिन हुई थी। नहीं बेटा मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं हूं। मैं गुस्सा क्यों होंगी ये बताइए। नेक्स्ट, चंद्रशेखर आजाद जी। जन्म 23 जुलाई 1906, महाराष्ट्र नहीं मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र नहीं मध्य प्रदेश। नहीं बेटा HRA 1924 में गठित हुआ था उत्तम, और HSRA 1928 में। ठीक आगे देखिए। इनकी शहीदी 27 फरवरी 1931 को हो गई, मतलब भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु जी से फांसी से पहले ही इनकी शहीदी हुई। और ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें कभी भी ब्रिटिश सरकार पकड़ नहीं पाई थी, कभी भी उनकी कैद में नहीं आ पाए थे। और जो इनकी मृत्यु हुई वो भी क्यों हुई? क्योंकि एक मुखबिर ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था जब ये प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में थे।
अल्फ्रेड पार्क में थे, तो वहां पे यहाँ पे सूचना दे दी गई। और देखो मुखबिरी का नाम लिखा है वीरभद्र तिवारी। ऐसे लोगों ने, अंग्रेजों से ज्यादा जो दुश्मन थे ना, वो हमारे देश के ऐसे लोग थे जो उनका साथ देते थे और अपने लोगों का साथ नहीं देते थे। आप, जो अंग्रेजों ने शासन किया है ना, वो हमारे यहां के लोगों के साथ देने की वजह से किया है। नहीं बेटे, भगत सिंह जी की शादी नहीं हुई थी। ठीक है, आगे देखिए प्यारे बच्चे क्या लिखा है। एचआरए का गठन 1924 में हुआ था। ठीक है, एचएसआरए के कमांडर इन चीफ थे, ये मैंने कल ही आपको बताया है। 1924 में एचआरए का गठन हुआ और 1924 में एचआरए के भी सदस्य थे ये, और उसके बाद एचएसआरए में ये कमांडर इन चीफ थे। और देखिए आगे क्या लिखा है। 20 फरवरी 1931 को नेहरू जी से मिले। नेहरू जी से मिले, कौन से नेहरू जी से प्यारे बच्चे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से। क्यों मिले थे? क्योंकि गांधी इरविन समझौता होने जा रहा था, और उस समझौते से पहले इन्होंने नेहरू जी से रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु जी की फांसी को टलवाइए, गांधी जी से बात कीजिए, किसी भी तरीके से इस फांसी को रुकवाइए। ठीक है, आगे देखिएगा। 27 फरवरी 1931 को अपने मित्र सुखदेव राजसी से, ये सुखदेव अलग हैं और वो अलग हैं, मिलने अल्फ्रेड पार्क में गए। क्योंकि जिस समय की ये बात हो रही है वो तो जेल में है। अल्फ्रेड पार्क में मिलने गए, और जब पार्क में मिलने गए, कहां पर है? प्रयागराज में। वहीं ये शहीद हुए। इन्होंने खुद को गोली मार ली। इन्होंने क्या किया? इन्होंने बेटा अपने आप को गोली मार ली, अपने आप को गोली मार ली। और इनकी सूचना किसने दी थी? तो ये मुखबिरी वीरभद्र तिवारी ने। मुखबिरी वीरभद्र तिवारी ने प्यारे बच्चे इनको क्या कर दिया? आप कहेंगे कि इनकी सूचना मैम यहां पर दे दी गई, जिसकी वजह से ये शहीद हो गए। इन्होंने खुद को गोली मार ली। 27 फरवरी 1931 की ये घटना है। और आज भी अल्फ्रेड पार्क के अंदर जब आप प्रयागराज में जाएंगे तो वहां पर आपको चंद्रशेखर आजाद जी का स्टैचू दिखेगा। जी हां, घर का भेदी लंका डाय। आपके यहाँ के लोगों ने साथ, आज भी आपके यहाँ पे जो टेररिस्ट अटैक होते हैं वो विदाउट आपके यहाँ के लोगों के मिले बिना नहीं हो सकते। यहां से लोग मिले हुए होते हैं, उसके बाद ही वो अटैक होते हैं। हम कहने के लिए आज आजाद हो चुके हैं, लेकिन आज भी हमारे देश में बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही हैं जो अंग्रेज बनाकर गए थे, और आज भी हम आपस में लड़ रहे हैं। तो जो उन्होंने फूट डाली थी वो आज तक पड़ी हुई है, आज तक वो भरी नहीं गई है। ठीक है, यहां पे जैसे ही इसने खबर दी थी, अंग्रेजी पुलिस यहां पहुंच गई थी। चंद्रशेखर आजाद जी को जैसे ही लगा कि अब मैं नहीं जीत पाऊंगा, या मतलब ये मुझे पकड़ सकते हैं, तो इन्होंने अपने आप को गोली मार दी। लेकिन कभी भी ये ब्रिटिश सरकार की कैद में नहीं रहे। ठीक है, और अब आप जिनके बारे में कल से मुझसे काफी प्रश्न पूछ चुके हैं, जिनके बारे में आप मुझसे पूछ चुके हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी कौन थे, आज मैं उनके बारे में आपको पढ़ाने वाली हूं। तो सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में हम पढ़ेंगे। आपने कल पूछा था कि ये जर्मनी या जापान क्यों गए थे, क्या बात हो गई थी, क्या चीजें थी मैम, इन सब के बारे में प्यारे बच्चे मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, और एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, कुछ बच्चे बहुत ही ज्यादा दिक्कत में आ रहे हैं क्योंकि मैं 1.5 घंटे पढ़ा रही हूं। उनका कहना है कि मैम कोई बात नहीं, आप पूरी जनवरी में क्लास खत्म कर दीजिए, लेकिन हमें 1 घंटे से ज्यादा मत पढ़ाइए, हम रिवीजन नहीं कर पाते हैं। और प्लीज मैम सैटरडे संडे क्लास मत लीजिए। मैं उन बच्चों की बात मानूंगी और भाई मैं आराम से सिलेबस करा दूंगी, मुझे कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि अब सिलेबस बहुत ज्यादा बचा भी नहीं है। इसके बाद मैं आपको बंगाल के नवाब कराऊंगी, इसके बाद फिर मैं बेटा आपको जो है बंगाल के नवाब कराने के बाद में विजयनगर साम्राज्य कराऊंगी। ठीक, अब देखिएगा यहां पर एससी बोस जी, जिनकी आज हम कह सकते हैं 23 जनवरी है और इनका बर्थडे है आज।
योगेंद्र सिंह जी मुझे जो है इनकी जयंती की शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो आप सभी को भी शुभकामनाएं। तो 23 जनवरी 1897 प्यारे बच्चे कटक उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। इनके पिताजी जो हैं उनका नाम जानकीनाथ जी था, माता का नाम प्रभावती जी था। 1920 में आईसीएस की परीक्षा पास की थी इन्होंने। किसकी परीक्षा पास की थी? आप कहोगे मैम आईसीएस की परीक्षा इन्होंने पास की थी। काफी टफ एग्जाम हुआ करता था और उस समय जिसकी अगर आप मुझसे फुल फॉर्म पूछोगे तो इंडियन सिविल सर्विसेज। ठीक है, इंडियन सिविल सर्विसेज, इंडियन सिविल सर्विसेज। अब देखो कितना इतनी अच्छी पोस्ट है इनकी, लेकिन उसके बाद भी ये इसको ज्वाइन नहीं करेंगे, रिजाइन दे देंगे। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर आगे अगर मैं बात करती हूं तो देखो क्या लिखा है। 1921 में इन्होंने नौकरी छोड़ दी। इनके माता पिताजी ने कहा कि भाई क्यों नौकरी छोड़ रहे हो। अब इनका जो मन है वो किस में है? देश के लिए, कि मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूं। ठीक है, तो आप कहोगे कि 1921 में मैम इन्होंने नौकरी छोड़ी, तो नौकरी किसकी छोड़ी थी? तो आप कहोगे आईसीएस परीक्षा जो इन्होंने पास की थी उसकी इन्होंने नौकरी छोड़ दी थी। प्यारे बच्चे अगर हम बात करते हैं जैसे इनके माता हो गए, पिता हो गए, अब मैं आपको बता दूं थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन और लिखो। इनकी पत्नी का नाम लिखो, इनकी वाइफ कौन थी? तो वाइफ इनकी इंडियन नहीं थी। इनकी पत्नी का नाम लिखिएगा एमिली शेकल। कौन थी? एमिली शेकल इनकी वाइफ थी। एमिली शेकल। आपको अच्छे से लग रहा होगा कि भाई ये इंडियन तो थी नहीं। कौन थी? ये ऑस्ट्रियन थी, ऑस्ट्रियन थी। और इनकी बेटी का नाम कोई मुझे बता सकता है? डॉटर ऑफ एससी बोस, डॉटर ऑफ एससी बोस, सुभाष चंद्र बोस जी की बेटी का नाम क्या था? एमिली शेकल तो इनकी वाइफ थी। इनकी बेटी का नाम या इनकी पुत्री का नाम या इनकी डॉटर ऑफ एससी बोस का नाम क्या था? बताइए जल्दी से। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे यहां पर इनकी बेटी का नाम था अनीता। ठीक है, उसके बाद देखिएगा प्यारे बच्चे 1928 में इन्होंने डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी। अब मैम ये डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? तो डोमिनियन स्टेटस में इन्होंने बोला कि जो शासन होना चाहिए, ठीक है, मतलब जो आप यहां पर शासन कर रही है ब्रिटिश सरकार, ठीक है, ब्रिटिश सरकार का ही है। ठीक है, हम इस बात को मान रहे हैं कि ठीक है आप शासन करो, लेकिन आप जो नियम और कानून बना रहे हो, नियम या कानून, रूल्स एंड लॉज, वो किसके अकॉर्डिंग होने चाहिए? रूल्स एंड लॉज, रूल्स एंड लॉज ये आपको करने चाहिए अकॉर्डिंग टू इंडियंस, अकॉर्डिंग टू इंडियंस, भारतीयों के अनुसार, भारतीयों के अनुसार, भारतीयों के अनुसार इन्होंने कहा। ठीक है, इन्होंने कहा कि भाई आप हमें डोमिनियन स्टेटस दे दो। और डोमिनियन स्टेटस की अगर मैं बात करती हूं यहां पर, तो आप कहोगे कि ब्रिटिश सरकार जो है वो डोमिनियन स्टेटस देने के लिए ब्रिटिश सरकार से इन्होंने बोला कि भाई ठीक है शासन आप करो, लेकिन एटलीस्ट हमारा देश है तो हमारे हिसाब से तो नियम कानून बनाओ, आप अपने हिसाब से बनाते हो। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 1938 में ये हरिपुरा में अध्यक्ष रहे थे। बताया था मैंने आपको, बताया था कि नहीं बताया था कि हरिपुरा और आपका त्रिपुरी दोनों जगह पर ये रहे थे। हरिपुरा कहां पर है आपका? हरिपुरा मैम गुजरात के अंदर है। और फिर उसके बाद में 1939 में कांग्रेस का त्रिपुरी संकट। त्रिपुरी संकट क्यों बोलते हैं? क्योंकि 1939 में बच्चे जब कांग्रेस के अध्यक्ष पद की बात आई थी तो गांधी जी एससी बोस के खिलाफ हो गए थे और उन्होंने अपने समर्थक पट्टाभी सीतारामैया जी को इनके खिलाफ खड़ा कर दिया था।
इनके खिलाफ खड़ा कर दिया था। और जब इनके खिलाफ खड़ा कर दिया तो फिर यहां पे आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि यहां पे पहली बार आईएनसी के अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन हुए थे, जिसमें एससी बोस की जीत हुई। लेकिन एससी बोस ने गांधी जी के साथ बहुत ज्यादा प्रयास किए कि वो उन संबंधों को बना सकें, मेंटेन करके रख सके, लेकिन गांधी जी नहीं माने और फाइनली इन्होंने रिजाइन दिया। अब मैं आपको पढ़ा चुकी हूं तो मेरा आपसे प्रश्न है कि रिजाइन देने के बाद, एससी बोस के रिजाइन देने के बाद आपके कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? हाँ बेटा, त्रिपुरी आपका मध्य प्रदेश में है और हरिपुरा आपका गुजरात में है। बताइए कौन बना था, जल्दी से बताइए। ठीक है, और फिर मैंने आपको बताया था कि इन्होंने रिजाइन दिया और रिजाइन देने के बाद में इन्होंने 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। क्या किया इन्होंने? फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। बहुत बढ़िया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे फिर आपके अगले अध्यक्ष। लाल बहादुर शास्त्री नहीं बच्चे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, वो बने थे यहां पर। फिर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। उसके बाद प्यारे बच्चे अगर हम बात करते हैं तो आप लिखेंगे यहां पर कि यहां पे 1941 में जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर चलाया इन्होंने। 1941 में इंडियन लीग की स्थापना की। जापान हिंदे तोजो से मिले। जापान में किससे मिले? ये हिंदे तोजो से। पर ये जापान कैसे पहुंचे और जापान इनको जाने की क्या जरूरत थी? आखिर क्या कहानी थी? ये तो भारत में थे, भारत से जापान कैसे पहुंच गए मैम? कैसे पहुंच गए ये, है ना? ये बहुत ज्यादा हमारे दिमाग में क्वेश्चन बनता है। अब देखो यहां पे आगे लिखा है जापान ने कब्जा किया। किस पर? सिंगापुर पर कब्जा कर लिया भारत के सैनिकों की मदद से। अब ये कहानी जानने में बड़ा इंटरेस्ट हमें आएगा। देखो आपके एससी बोस जी की अगर मैं बात करती हूं तो एससी बोस जी को उनके ही घर में ब्रिटिश पुलिस ने कैद कर रखा था और ये क्या चाहते थे? देश की आजादी और देश के लिए ये पूरी तरीके से समर्पित थे, लेकिन इन्हें कैदी बनाकर रख दिया। अब ये कैसे भी वहां से निकलना चाहते थे तो निकले। कहां से निकले? घर का कलकत्ता में थे। कलकत्ता से ये सीधा आपके कैसे जापान जाएंगे, कैसे जर्मनी जाएंगे, कैसे इनकी मुलाकात हिटलर से होगी, कैसे फिर यहां पे ये आपका जो है एक आर्मी बनाएंगे, आर्मी के जो है हेड बन जाएंगे। उसके बाद भारत की आजादी के लिए ये लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना रखते हैं। यहां से बच्चे मैं कल आपको बताऊंगी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कहानी, आपको कल पता चलेगी। आजाद हिंद फौज कल पता चलेगी। ठीक है, कल हम इसको खत्म कर लेंगे और ये आपका यहां पे खत्म हो जाएगा पूरा चैप्टर। फिर हम होम रूल लीग पे पहुंच जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चे, हम यहां पे कल इसको करेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी की चीजें मैं आपको कल पढ़ाऊंगी। आज के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, हमेशा खुश रहो।